हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज से आपकी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको सीजीएल मेंस 2023 के लिए मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर जो सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। इस तरीके से काफी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अगर आप ये कर लेते हो ना तो सीजीएल मेंस 2023 का जो सेक्शन 1 होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैटर करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप पहले दिन वीडियो देख रहे हो या फिर दूसरे दिन देख रहे हो। अगर आपने सारी वीडियोस देखे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि सेक्शन 1 के अंदर आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि टीसीएस ने काफी सारे एग्जाम अभी तक करवा दिए हैं 2023 में, तो उन्हीं के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा जो भी मुझे लगेगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैथ रीजनिंग यहाँ पर आपको मिलेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग इनको करना और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो सीरीज में बने रहोगे। ठीक है। तो आज का पहला सवाल ये है आपके सामने, और ये क्वेश्चन यार मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। यही वो सवाल है जिसमें आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, क्या ये क्वेश्चन गलत है, आपको ऐसा लगेगा। जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। ठीक है। पर अगर आप ध्यान से देखो, मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सभी के सभी गिवन है, स्पेलिंग भी सबकी ठीक है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अगर आप इसमें लेटर्स काउंट करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 6 लेटर्स हैं मंडे में, ट्यूसडे में आपको दिखेगा कि 7 लेटर्स हैं, थर्सडे में 8 लेटर्स हैं और सैटरडे में भी 8 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे तो कोई गेम मतलब बेसिकली हो ही नहीं सकता अगर मैं ये देखूं कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। एक चीज आप और कर सकते हो, अगर आप लिख रहे हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ऐसे आपने लिखा। अब आप अगर नंबरिंग करोगे, यहाँ पर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो ट्यूसडे है वो इवन है, जो थर्सडे है वो भी इवन है और जो सैटरडे है वो भी इवन है। तो केवल मंडे ऐसा है जो कि ऑड है। 1 इज ऑड। ठीक है। 1 नंबर यानी कि ऑड, इसीलिए मंडे है करेक्ट आंसर। तो ऐसे लॉजिक भी आ सकते हैं आड़े तिरछे एग्जाम के अंदर और आपको ये वहां पर चीज समझनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, पर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है, इसीलिए है क्योंकि ये वो चीज जो फिक्स है एग्जाम में आनी। अगर आप रीजनिंग के 30 क्वेश्चन ले लो जो मेंस में आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आने वाले हैं। तो ये वो चीजें जो आपको फास्ट करनी आनी चाहिए। जैसे आप खुद देखो कि क्वेश्चन कितनी तेज हो सकता है। वाई डॉलर जेड का मतलब ये होगा दैट वाई इज द डॉटर ऑफ जेड। तो जेड मैंने ऐसे लिखा और वाई आ गया यहाँ पर। इसके बाद एक्स परसेंट वाई का मतलब क्या होगा, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, तो मैंने उसको ऐसे शो कर लिया। फिर है टी एट द रेट एक्स, यानी कि टी इज द ब्रदर ऑफ एक्स, तो टी को हम प्लस साइन के साथ शो कर सकते हैं। फिर है डब्ल्यू हैश टी, यानी कि डब्ल्यू इज द फादर ऑफ टी। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि डब्ल्यू जेड से कैसे रिलेटेड है। तो दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन यार अभी तक का मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। ये वो सवाल है जो काफी लोग एग्जाम के अंदर नहीं कर पाए होंगे। ठीक है। तो मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। आपको क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर लग रहा हो कि ब्लर है, पर वो इसीलिए क्योंकि जो आंसर की आई है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक तरफ आपको गिवन है कि 2400 रुपए है एट 14% इंटरेस्ट फॉर सम एन ईयर्स। ठीक है। और एक तरफ आपको गिवन है कि 2800 रुपए है एट 8% इंटरेस्ट फॉर 3 मोर ईयर्स। ये ध्यान रखना, ये 3 ईयर्स नहीं है, 3 मोर ईयर्स है। यानी कि यहाँ पर अगर n ईयर्स है तो आपके पास यहाँ पर n+3 ईयर्स होंगे। कई लोगों ने क्या गलती इस क्वेश्चन में करी होगी कि उन्होंने यहाँ पर n+3 ना लेकर केवल 3 ले लिया होगा और उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्ट बनना है उसका रेशियो गिवन है कि 8:7 है। तो एकदम बेसिक अगर आप चलो 14% के हिसाब से एक साल में कितना इंटरेस्ट होता 2400 पर, तो 14 इंटू 24 इतना होता। अब अगर n ईयर्स है तो मैं इंटू n कर दूंगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 8% अगर मैं लूंगा 2800 का तो कितना हुआ 8 इंटू 28, और यहाँ पर कितने ईयर्स हैं n+3। अब इसका रेशियो आपको गिवन है कितना है 8/7। तो यहाँ आप इस वैल्यू को काट दो, यहाँ पर 3 आ गया, इसको काटोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 14 इंटू 3 यानी कि 42। 42n जो है किसके बराबर है 32n प्लस 96। तो 10n की वैल्यू कितनी आएगी 96n बराबर 9.6। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और ये आप कर सकते हो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक आर्टिकल है जिसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा गया है, जो कि 8% और 12% के थे। ठीक है। जिसका मार्क प्राइस था 650 रुपए। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर 60% का फायदा हुआ तो काफी अच्छा क्वेश्चन ही मुझे लगा।
तो ध्यान से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे कि एक बार में सही करें, ठीक है। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट 8% और 12% इसका मतलब क्या होगा, जो चीज 25 की थी वो 23 की गई, 12% का मतलब होगा यार जो चीज 25 की थी वो चलेगी 22 की, ठीक है। और इफेक्टिवली आप देख रहे हो कि जो चीज 650 की थी वो कितने की जाएगी ये आपको देखना है, ठीक है। तो यार इसका मतलब अगर कोई आइटम होता 625 का तो वो कितने का जा रहा होता 23 इंटू 22 का, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो 625 है इसकी वैल्यू है 650, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप कुछ काटा पीटी मचाना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये होगा 23 इंटू 22 इंटू थोड़ा सा कम होगा इससे, यानी कि 625 बटे 650, इतना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसको काट सकते हो, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26, ठीक है। इतना आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे क्या करोगे, आपको गिवन है कि 60% का फायदा हुआ था, यानी कि यार जो आइटम 5 का था वो बेचा गया 8 का, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 8 की। आपको पता नहीं कि 5 की क्या वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 23 इंटू 22 इंटू जो यहाँ पर आया था 25/26, किससे मल्टीप्लाई करोगे अब इसको 5/8 से, ठीक है। अच्छा सॉरी गलती मैंने यहाँ पर कर दी है, इसको मैंने रिवर्स लिख दिया, यहाँ पर 26/25 आएगा ना, क्योंकि 625 की वैल्यू 650 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आएगा 26/25, ये मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, इसको आप लोग देख लेने एक बार, 26/25 यहाँ पर है, इसको काटोगे तो यहाँ पर केवल 5 रह जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेम ये आंसर मिलेगा जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। in a row of a certain number of students all facing north, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जतिन इज इन द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मालिनी is sitting at the right end of the row, only 12 students are sitting between Jatin and Kapil. Jatin is towards the left of Kapil, only 7 students are sitting between Kapil and Sharda. Sharda is towards the right of Kapil. Sharda is in the 10th position from the right end. How many total students are sitting in the row? तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा। तो पहले एक बड़ी सी हम लोग रो बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आराम से क्वेश्चन को करेंगे। ये है लेफ्ट एंड और ये है राइट एंड। क्या किया मैंने आपको पहले कि जतिन जो है वो 6th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि ये पोजीशन है जतिन की, आप इससे एग्री करते हो। और इससे पहले कितने लोग होंगे, अगर ये खुद 6th पोजीशन पर है तो इससे पहले 5 लोग यहाँ पर रहे होंगे इसके लेफ्ट में, एकदम ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब क्या गिवन है कि जो मालिनी है शी इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, यानी कि दिस इज द पोजीशन ऑफ मालिनी, ये राइट एंड है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट है फ्रॉम द राइट। ओनली 12 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन जतिन एंड कपिल। अब देखो जतिन और कपिल के बीच में अगर 12 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उसकी एक ही तो पॉसिबिलिटी है कि जो कपिल हो वो इस तरफ हो, ठीक है। हालांकि ये चीज इन लोगों ने आपको गिवन है, इन लोगों ने क्वेश्चन में आपको बताई भी है, सॉरी, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कपिल जो होगा वो इसके राइट में ही आ सकता है, ठीक है। क्या गिवन है कि 12 बच्चे हैं जतिन और कपिल के बीच में, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दोनों के बीच में वो कितने हैं 12 है। फिर यहाँ पर बैठा हुआ है कपिल, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। फिर क्या गिवन है कि 7 स्टूडेंट बैठे हैं कपिल और शारदा के बीच में, और जो शारदा है वो राइट में है कपिल के, तो कपिल अगर ये तो इसके राइट में इधर शारदा होगी, ठीक है। क्योंकि यार सभी लोग क्या फेस कर रहे हैं, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो कपिल के राइट में अगर मैं देखूं, ठीक है, और 7 लोग अगर बीच में प्लेस कर दूं तो यहां पर जो गैप है वो 7 का है, ठीक है। इसके बाद कौन है, शारदा, ये चीज आपको क्लियर हुई। और जो शारदा की पोजीशन है वो कौन सी है, 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो इस तरफ से ये 10th है, यानी कि इधर कितने बच्चे रहे होंगे, 9 स्टूडेंट्स यहां पर भी रहे होंगे, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए, तो ध्यान से आप लोग समझना कितनी इजीली ये क्वेश्चन होगा। तो 6 बच्चे तो यहाँ हो गए अगर मैं जतिन को मिला लूं तो, ठीक है, प्लस 12 बच्चे जो जतिन और कपिल के बीच में थे, ठीक है, प्लस आप कपिल को भी यहाँ पर गिनोगे, ठीक है, क्योंकि 12 स्टूडेंट उनके बीच में थे, +1 में करूंगा। उसके बाद कपिल और शारदा के बीच में कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे, तो +7 प्लस अब शारदा को काउंट करते हुए यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसको मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, कितना आंसर आएगा, 22 और 8 हो गया 30, सॉरी 22 और 8 हो गया 30 और 6 36, ठीक है, 36 है करेक्ट आंसर। तो यार अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये वो सवाल है जिनमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं, अगर एक भी आपने गलत काउंट कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैलेंडर के क्वेश्चंस भी कुछ आए थे एग्जाम के अंदर,
तो वो कराने भी मुझे ठीक लगा। जैसे 2009 गिवन है, 2009 से आप 2014 की तरफ आ रहे हो, तो जो भी लीप ईयर आएगा, ठीक है, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर लीप ईयर नहीं होता तब हम क्या करते, सिंपली हम लोग करते +1, ठीक है, 1 ऑड डे होता। अगर लीप ईयर होता है तो हम लोग +2 कर लेते हैं, क्योंकि तब कितने ऑड डेज आ जाते हैं, 2 ऑड डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे 2009 से 2010 की तरफ में अगर मैं आऊंगा तो कोई ऑड डे है ही नहीं, ठीक है। यानी कि जो 12 जुलाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12 जुलाई, जो 2010 की 12 जुलाई होगी उसमें कौन सा दिन होगा, ये तो सिंपल है बताना, एकदम मंडे होगा, ठीक है। फिर जो 2011 की होगी उसमें ट्यूसडे, जो 2012 की होगी उसमें क्या होगा ये बताओ, उसमें वेडनेसडे ना होकर थर्सडे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो 2013 में हम लोग आएंगे तब हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा 2014, उसमें ये होने वाला है सैटरडे, क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो 2014 की जो 12 जुलाई है वो सैटरडे है, तो जो 13 जुलाई होगी वो क्या हो जाएगी, संडे। और जो 14 जुलाई क्वेश्चन में पूछी गई है वो हो जाएगी मंडे। अब देखो कई बार आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि ये सब करने में बहुत समय लगेगा, पर अगर आप लॉजिकली सोचो, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, तो ये सब चीज 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन, और डायग्राम वगैरह इसका आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2020 में भी शायद आया था, और तब भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कई बार करा चुका हूँ। डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, अंडर रूट में 16 × 12, इससे 4 बार ले लो और इससे आप लोग 2 बार ले सकते हो, तो 8 बार आ गया, 8√3 करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी वैसे मैं करा ही चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, बट फिर भी दोबारा बताना जरूरी है, आप शायद भूल गए हो। देखो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना होता है कि इसका आपको एक स्क्वायर बनाना है, ताकि आप रूट के बाहर ले सको। जैसे क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab, तो ये जो चीज है वो आपकी 2ab है। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो 2ab यानी कि 2 इंटू, एक तरफ है √30, एक तरफ है 1, ठीक है। अब आप चाहते तो इसको √5 × √6 भी कर सकते थे, पर वो मैंने क्यों नहीं करा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इंटू √5 × √6, पर उससे होता क्या, अगर आप इनके स्क्वायर करके ऐड करोगे, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, 5 और 6 11, क्या यहाँ पर 11 है, बिल्कुल भी नहीं। पर इसमें अगर आप चेक करोगे तो बताओ क्या हुआ, √30 का स्क्वायर 30, तो 30 और एक हो जाएगा कितना, 31। यानी कि ये जो चीज है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज √30 + 1 का होल स्क्वायर। और अब ये पूरा अंडर रूट में है, तो ये क्या बन गया, √30 + 1 बन गया, ठीक है। सेम ऐसे ये चीज क्या बन जाएगी, √30 - 1। अब मुझे इसमें से ही माइनस करना है, तो √30 से √30 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 - -1, यानी कि 2। ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन यार मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप लॉजिकली सोचो और थोड़ा अगर आप सही से करो तो आप इस क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं, वरना आप इस क्वेश्चन में डेफिनेटली फंस सकते हो, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखना, मुझे क्या बताना है, गिवन क्या है बेसिकली, पहले द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इज 4:11 and 3:7 respectively. 3 liters of A is mixed with 5 liters of B and then 1 liter of water is added to the resulting mixture. तो एसिड आपको बताना है कि कितना होगा मिक्सचर के अंदर। तो यार अच्छे से हम लोग समझते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ सिंपली कि जो टोटल मिक्सचर हो गया वो कितना हुआ। 3 लीटर ए के लिए, 5 लीटर बी के, तो 3 और 5 8, और 1 लीटर पानी भी लिया, यानी कि 9 लीटर्स मेरे पास है टोटल मिक्सचर, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि इसमें एसिड कितना है, एसिड कितना आया ये हम देखते हैं। तो जो एसिड का और वाटर का रेशियो था 4:11 था ए में, और ए के मैंने कितने लीटर लिए, ए के मैंने 3 लीटर लिए, तो 3 इंटू कितना एसिड आया होगा, 4/15, 4 और 11 15, ठीक है। सेम सेकंड वाले से कितना आया, इसके 5 लीटर थे, 5 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 3/10, तो ये रेशियो मेरे पास आ गया, और ये मुझे परसेंटेज में बताना है, तो मैंने इंटू 100 कर दिया। तो बेसिक से ही क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 4/5 + 3/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 0.8 और 1.5, 0.8 और 1.5, यानी कि 2.3,
ठीक है। 2.3 इंटू 100 अगर करता मैं तो 230 आता, इसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो पता है आपको 25 इंटू 9 कितना होता है, 225, तो ये 25% पॉइंट एक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो, इंस्टॉलमेंट ऐसी चीज है जो कुछ लोग कितनी भी पढ़ लें वो फिर भी उसको क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो एक बार इसको अच्छे से कर लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ताकि यार अगर भूला भटका एक सवाल पेपर में आ गया तो आप ना छोड़ दो उसको। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लो, देखने में आपको अगर आपने इंस्टॉलमेंट मान के चल लो कि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सीधे सीधे आपको दिखेगा कि आपके 3 नंबर चले गए, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि आप इसको एग्जाम में ना कर पाओ। करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। देखो, एक लोन लिया गया जिसको हमने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे बैक कराए इस लोन को। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कि 12% है, कंपाउंडेड ईयरली, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि जो ईच इंस्टॉलमेंट है वो आपको बतानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो 12% पर एनम का मतलब क्या होगा कि जो चीज 25 थी उसके मुझे 28 देने पड़े। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 625 और इधर क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर यानी कि 784। अब क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल बनाने के लिए इसको मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा पहली वैल्यू को। ठीक है, तो 28 इंटू 25 बताओ कितना होगा, 28 इंटू 25 आपके पास हो गया 700। तो यार जो चीज 700 थी उसके देने पड़े 784, और इधर जो चीज 625 थी उसके देने पड़े 784। पूरा गेम ये है। ठीक है, अब देखो कितने पैसे हमको वापस कर देते, तो यहाँ पर आप इसे ऐड करो तो क्या आएगा, ऐड करने पर यहाँ पर आ गया 1325 और यहाँ पर 784 इंटू 2 इतना आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू है वो किसको करस्पॉन्ड कर रही है, ये वैल्यू है जितना पैसा हमको देना था। ठीक है, तो जो 1325 है क्वेश्चन के हिसाब से यार उसकी वैल्यू है 21200, तो एक की वैल्यू ऐसे आ गई 16, एक की वैल्यू अगर 16 है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, 784 इंटू 16 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का कि जो भी आंसर होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आंसर होगा वो 28 का मल्टीपल होगा, यहीं से आप इसको ऐसे कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक 9 डिजिट का नंबर गिवन है जो कि 72 से डिविजिबल है, आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 3x प्लस 4y की। तो यार देखो 72 का मतलब 8 इंटू 9, तो पहला टारगेट तो मेरा यही है कि मैं इसको 8 से डिविजिबल कर दूं। ठीक है, अब यहां मेरे पास क्या गिवन है 9/2। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 9/2 जो आपका है वो डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से। ठीक है, तो 900 की टेबल अगर मैं देख रहा हूं तो 900 मेरे पास आया, तो वो तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 96 होता है तो 904 डिविजिबल होगा, इसका मतलब 904 के बाद आपके पास आएगा 912, यानी कि 912 जो वैल्यू है ना वो आपकी डिविजिबल है, यानी कि y की वैल्यू हम एक ले सकते हैं, पर हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि उससे तो छोटी वैल्यू मिलेगी, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 902 हम ले सकते थे, 912 हम लोग ले सकते थे y की जगह, यानी कि y की वैल्यू मैं 1 ले सकता था, पर मैं और बड़ी वैल्यू ले सकता हूँ, सो वाई नॉट। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसमें 40 जोड़ दूं तो फिर से मेरे पास वो वैल्यू आएगी, यानी कि 952, फिर से 40 अगर जोड़ दूं 992, तो ये वैल्यू मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ y की। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी y की। अब मैं वापस आता हूँ और मुझे इसे 9 से भी डिविजिबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको, 9 को तो हटा ही दो, यहाँ पर 2 आया, 2 और 1 3, 3 और 4 हो गया 7, 7 और 7 14, 9 को फिर हटाओ, 14 और 8 हो गया 22। ठीक है, तो 22 प्लस एक्स, एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक्स को होना पड़ेगा 5, तभी तो 27 आएगा। ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब देख लो 3 इंटू 5 प्लस 4y यानी कि 4 इंटू 9 कितना हो गया 36 और 15 यानी कि 51, ये है करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन मुझे लगा। इस क्वेश्चन को देखो यार, ये भी अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 48, 55 और 73, इसको एक सर्कल के अंदर हमने इंस्क्राइब कर दिया। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल बताना है एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल नियरेस्ट टू इंटीजर। तो सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में समझने वाली है वो यार ये है कि ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, कभी भी अगर आपको एक थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर रहा करे क्या ये राइट एंगल है कि नहीं है,
तो एक बार यूनिडिजिटी चेक कर लिया करो। जैसे इसका आप स्क्वायर करते हो तो 4 आता, ठीक है, 4 और 5 कितना होता, 9, 3 इंटू 3 9, तो बिल्कुल ही राइट एंगल होगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस हैं। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है, एक तरफ तो है 48, एक तरफ है 55 और एक तरफ है 73, और ये है राइट एंगल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो, अगर आप इसको इंस्क्राइब कर रहे हो एक सर्किल के अंदर, तो वो सर्किल कुछ ऐसा होगा, ये आप मानते हो, ऐसा कुछ सर्किल होगा। थोड़ा ज्यादा ही हौच पौच हो गया, ठीक से मैं बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा सर्किल आपका होगा। अब ये आप लोग समझो कि अगर एक राइट एंगल यहाँ पर बनना है तो ये तभी हो सकता है व्हेन इट इज एंगल इन अ सेमी सर्किल, यानी कि ये जो चीज है ना 73, ये क्या बन गई, डायमीटर बन गई। तो ये जो सर्किल मेरे पास है, इसका रेडियस में क्या मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल इसका रेडियस हो जाएगा 73/2। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि जो बाकी का एरिया है वो कितना है। बाकी का एरिया कौन सा होगा, मैं शेड करके बता देता हूँ, ये वाला, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का। ये आप कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बस मेन चीज यही है कि क्या आप सर्किल का एरिया निकाल पाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नियरेस्ट टू इंटीजर गिवन है, और जब भी नियरेस्ट टू इंटीजर लिखा हो तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले करूंगा मैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 73/2 इंटू 73/2, ये तो करना ही पड़ेगा। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1/2 इंटू 48 इंटू 55, और इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर से इस चीज को कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन को हमने सही करा है। तो 22/7 इंटू 73 इंटू 73, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं 4 से, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं 24 इंटू 55, तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर आ रहा है, यही आंसर आएगा, ठीक है। और सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब अगर आप ध्यान से देखो ना तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन रहेगा, अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी भी गड़बड़ करी तो एकदम वो वाला सवाल है जो आप पेपर में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और ये बात तो फैक्ट है कि जब भी क्वेश्चन में गिवन हो नियरेस्ट टू इंटीजर, तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका टाइम खा जाए, ठीक है। पर करना कैसे ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यार आज का सेशन बस यहीं तक था, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इस तरह के सेशन आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है, बस आप लोग रेगुलर रहना। बाय बाय एंड टेक केयर।